हरिओम भैया बहनों, मैं सरस्वती शिशु मंदिर कैलाश नगर कक्षा 11वीं की हिंदी आचार्य श्रीमती पूनम तिवारी बोल रही हूँ। आज हम पाठ आरोह 1 में हम पद्यांश पाठ 5 पढ़ेंगे। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, जिसके कवि श्री त्रिलोचन जी हैं। यह पद्यांश धरती संग्रह से लिया गया है। इस पद्यांश के बारे में मैं थोड़ा सा 2 लाइन कहना चाहूंगी कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। गांव का वर्णन है। गांव में चंपा लड़की रहती थी जो निरक्षर थी, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, और वो लेखक को परेशान करती थी जब लेखक पढ़ने बैठते थे। तो इस पद्यांश में मैं आपको बताती हूँ। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है। इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि मैं जब पढ़ने बैठता हूँ तो चंपा वहां पर आ जाती थी। लिखा ना, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ तो वह आ जाती है। जब लेखक पढ़ते तो चंपा वहां आ जाती है, और जब वो काले काले अक्षरों को देखती है, काले काले का विशेषण बताया प्रयोग किया गया काले काले का अक्षरों को लेकर। तो काले काले जब अक्षरों को देखती है तो चंपा को आश्चर्य होता है कि ये क्या है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। जब कवि पढ़ते हैं तो वहां पर उसको आश्चर्य होता है कि ये क्या काला काला अक्षर दिख रहा है। उसे बड़ा अचरज होता है कि इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं जब पढ़ता हूँ तो उस स्वर को सुनती है और आश्चर्य करती है कि ये कैसा स्वर निकल रहा है, किस तरह का स्वर निकल रहा है, ये किस तरह के चिन्ह हैं। वो आश्चर्य में पड़ जाती है। वास्तव में क्या है कि चंपा को वो साक्षर तो थी नहीं, अनपढ़ थी, इस वजह से वो इन सब अक्षरों से अनभिज्ञ थी। इसलिए उसको आश्चर्य लगता था कि जब कवि बोलते थे तो उनके स्वर को सुनती थी, उनको अजीब लगता था, और अक्षरों को देखकर भी वो आश्चर्य में पड़ती थी। अब हम दूसरा काव्य खंड देखते हैं। यहाँ पर चंपा के व्यक्तित्व की विशेषता का वर्णन हो रहा है। कवि कहता है, चंपा सुंदर सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे लगता है। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि चंपा सुंदर गांव की लड़की है और सुंदर की लड़की है। चंपा जो है वो सुंदर की लड़की है, और जो सुंदर है वो क्या है, ग्वाला है, और गाय भैंस रखता है। गाय भैंस रखता है। चंपा चौपाए को लेकर चरवाही करने जाती है। चौपाए मतलब चौपाए जो गाय भैंस है चराने के लिए लेके जाती है। तो चंपा जो क्या थी कि सुंदर की लड़की है, और सुंदर जो है गाय भैंस को पालता है, और उसको चरवाहे मतलब चराने का काम कौन करती है, चंपा करती है। तो चंपा जो है गाय भैंस को चराने के लिए लेके जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि चंपा जो है स्वभाव से अच्छी है, सुंदर है, चंचल है, नटखट है, शरारती है। कभी कभी उद्यम करती है, मतलब कभी कभी उद्यम मतलब शरारत करती है। कभी कभी वो कलम चुरा लेती है। मैं जब पढ़ने बैठता हूँ, लिखने बैठता हूँ तो क्या करती थी चंपा, कवि कहते हैं कि वो मेरी कलम चुरा लेती थी। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि यहाँ चंपा जो थी कि कलम चुरा लेती थी, कुछ कुछ चीजें चुरा देती थी। तो कवि कहते हैं कि उसको खोजकर लाते थे। पाता हूँ अब कागज गायब, फिर परेशान हो जाता हूँ। तो चंपा क्या थी कि कलम तो चुराती थी, साथ साथ में जो कवि जो अपनी कागज लिखा पढ़ी रखे रहते थे उसको भी गायब कर देती थी, जिसकी वजह से वे परेशान हो जाया करते थे। अब हम काव्य खंड तीसरा देखते हैं। यहाँ पर चंपा जो साक्षर नहीं है उसके बाल्यकाल का वर्णन है यहाँ पर भी, कि वो किस तरह से साक्षरता से अनभिज्ञ है और किस तरह की सोच रखती है। चंपा कहती है, तुम कागज की गोदा करते हो दिन भर। चंपा कहती है, कागज की गोदा मतलब लिखना। तो कवि से कहती है कि तुम दिन भर एक शिकायत करती है। चंपा
कवि से शिकायत करती है कि तुम कागज की गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? तो कवि से कहती है कि दिन भर तुम कागज में क्या लिखते रहते, गोदा गादी करते रहते हो या लिखा पढ़ करते रहते हो, ये क्या काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। उसकी बात सुनता है कवि और इस बात को सुनकर वो हंसने लगता है। फिर चंपा चुप हो जाती है। जब कवि हंस देते हैं तो चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो। कवि क्या है, चंपा के पास गए और बोले कि चंपा तुम भी पढ़ लो। हारे गाड़े काम सरेगा। हारे गाड़े मतलब मुसीबत में काम आएगी तुम्हारी पढ़ाई अगर तुम पढ़ लोगी। गांधी बाबा की इच्छा है। कवि ने कहा कि चंपा तुम पढ़ लो, तुम्हारे काम आएगा, मुसीबत में पढ़ाई तुम्हारे काम आएगी, हारे गाड़े काम आएगी। और गांधी जी की भी यही सोच थी कि सब लोग साक्षर बने। गांधी बाबा की भी यही इच्छा है। तो आगे हम देखते हैं, सब जन पढ़ना लिखना सीखे, चंपा ने यह कहा है कि। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि गांधी बाबा जी की जो अच्छी सोच है, उन्होंने कहा है कि सब लोग साक्षर हो जाए, सब लोग पढ़ना लिखना सीख जाए, ऐसी गांधी बाबा की यानी गांधी जी की सोच है। सब जन पढ़ना लिखना सीखे, चंपा ने यह कहा है, मतलब गांधी बाबा जी ने कहा है कि चंपा सब लोग पढ़ना लिखना सीख जाए, यही उनकी सोच है। मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा ने सीधे कहा, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे? अगर गांधी यहाँ पर चंपा कहती है कि तुम कहते हो कि गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो पढ़ने की बात क्यों कह रही? क्योंकि पढ़ना तो चंपा चाहती नहीं थी, उसको पढ़ना बुरा लगता था, इसलिए वो कह रही है कि गांधी बाबा तो अच्छे हैं, फिर पढ़ने लिखने की बात क्यों कर रहे हैं? तो मैं तो नहीं पढ़ूंगी। उनकी गांधी बाबा की जो विचार थे उसके विरोध में थी चंपा। वो कहती है कि गांधी बाबा जब अच्छे हैं तो पढ़ने लिखने की बात क्यों कर रहे हैं, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अब हम चौथा काव्यांश देखेंगे। यहाँ पर शिक्षा के महत्व को वर्णन करते हुए शिक्षा के महत्व को कवि ने बताया है। चंपा से कहते हैं, मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। यहाँ पर कवि कहते हैं चंपा से कि चंपा तुम पढ़ लोगी तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, फायदेमंद रहेगा। ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी जब शादी होगी, तुम जब अपने ससुराल चली जाओगी। कुछ दिन बालम संग साथ साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता। यहाँ पर कह रहे हैं कवि कि कुछ दिन तुम अपने पति के साथ रहोगी और जब वो कलकत्ता चला जाएगा। बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कलकत्ता बहुत दूर है, कैसे उसे संदेश दोगी? यहाँ पर कवि कह रहा है कि तुम जब तुम्हारा पति चला जाएगा कलकत्ता और जो बहुत दूर है, तो तुम उसको संदेश कैसे दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी? मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि उसका अगर पत्र आएगा तो तुम कैसे पढ़ोगी? चंपा पढ़ लेना अच्छी बात है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब चंपा तुम्हारा पति जब कलकत्ता में रहेगा और जब पत्र देगा, पत्र लिख के भेजेगा तुम्हारे पास, तब तुम कैसे पढ़ोगी? तुम पढ़ नहीं पाओगी। और तुम भी अगर चाहोगी कुछ संदेशा देने और तुम भी पत्र लिख के नहीं भेजोगी तो वो कैसे जानेगा? अगर कुछ परिस्थितियां आई, अगर वो पत्र लिख के भेजेगा तुम पढ़ नहीं पाओगी, कैसे उसके पत्र को तुम पढ़ोगी? चंपा पढ़ लेना ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि चंपा तुम पढ़ लोगी तो आखिर तुम्हारे ही काम आएगा। अब हम अंतिम पद्यांश देखते हैं, पांचवा। यहाँ पर कवि चंपा को समझाते हैं, पढ़ाई के लिए बोलते हैं, लेकिन चंपा उनकी बात का विरोध करती है और उन्हें झूठा साबित करती है। और वो क्या कहती है कि जिस जगह जाने की, कलकत्ता की बात जो कह रहे हो, कलकत्ता में का विनाश हो, वज्र गिरे, इस तरह का वर्णन इस कविता में कहती है। क्या यहाँ पर कह रहे कवि, चंपा बोली तुम कितने झूठे हो, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। यहाँ पर जब गांधी जी के संदेश को जब कवि ने बताया कि गांधी बाबा की सोच है कि सब लोग साक्षर बने, तुम भी पढ़ लो, आगे शादी होकर गौने जाओगी, अपने पति के घर जाओगी, तो पति जब दूर चला जाएगा कमाने तो वह पत्र लिखने के काम पत्र भेजेगा, तो तुम कैसे पढ़ोगी? तो इस बात पर चंपा विरोध करती है कि तुम कितने झूठे हो, है ना। गांधी बाबा अच्छे बोलते, तुम तो झूठे हो, क्योंकि गांधी बाबा पढ़ने की बात करते हो, तुम तो झूठ बोलते हो, वो क्यों पढ़ने की बात क्यों बोले हैं?
चंपा बोलती कि तुम कितने झूठे हो, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर भी इतना झूठे हो, मतलब पढ़ लिख कर भी तुम झूठ बोलते हो, मैं तो ब्याह कभी नहीं करूंगी। चंपा विरोध करते हुए, शिक्षा का विरोध करते हुए कहती है कि मैं तो पढ़ूंगी लिखूंगी नहीं, और कहीं जो ब्याह हो गया, मतलब चंपा कहती है कि मैं ब्याह तो कभी करूंगी नहीं, और ब्याह करूंगी नहीं, और मैं पढ़ू लिखूंगी भी नहीं, तो अगर गलती से मेरा ब्याह हो गया यानी शादी हो गया, तो मैं अपने बालक को संग साथ रखूंगी। कहने का मतलब है, कह रही है कि अगर मेरी शादी हो गई तो मैं अपने पति को अपने साथ रखूंगी, क्यों, उसको कलकत्ता नहीं भेजूंगी। ऐसी सोच चंपा की है। कलकत्ते पर बजर गिरे, वो ये बोलती है कि मैं अपने पति को अपने साथ रखूंगी और उसको कलकत्ता नहीं भेजूंगी, कलकत्ता में बजर गिरे। ऐसा क्यों बोल रही है कि जब उसका पति जब कलकत्ता जाएगा ही नहीं, तो उसको पत्र लिखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, और जब पत्र लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं तो उसको पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो ऐसे इसके अंदर में एक सोच आती है, और वो कहती है कि अगर मेरा ब्याह हो भी जाएगा तो मैं अपने पति के साथ जाऊंगी नहीं। अरे मैं मतलब कह रहे, अगर मेरा ब्याह हो भी गया तो मैं अपने पति को जाने नहीं दूंगी दूर, कहाँ, कलकत्ता नहीं जाने दूंगी, और भगवान करे इस कलकत्ता में बजर गिरे, मतलब बिजली गिरे, विनाश हो जाए, और विनाश हो जाएगा तो मैं अपने पति को जाने नहीं दूंगी, अपने पास ही रखूंगी। तो आपने देखा कि चंपा की कैसी सोच है कि वो पढ़ेगी लिखेगी नहीं, वो शिक्षा का विरोध करती है, वो शिक्षा का विरोध करती है, पढ़ना लिखना नहीं चाहती है, और उल्टा कलकत्ता के लिए वो बोलती है कि वहां पर बजर गिरे, बिजली गिरे, बिजली गिरे, इस तरह से वर्णन करती है। तो हमने देखा कि त्रिलोचन जी ने बहुत अच्छे से इस कविता का वर्णन किया। मेन इस बात में ये बात है कि यहाँ पर कवि ने साक्षरता को उजागर करते कहा है कि आज भी गांव में बहुत सारी स्त्रियां जो हैं निरक्षर हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, जो अपने पति के संदेश को पढ़ लिख नहीं पाती हैं, शिक्षा का अभाव है। आज भी गांव देहात में जो लड़कियां हैं, स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं है, शिक्षा के अभाव होने के कारण बहुत सारे परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। तो आज का पद्यांश समाप्त होता है। धन्यवाद।